80, 0 से 0 गया, हो गया 4, 2 से कट जाएंगे 15, 75/2 37.5। क्लियर है क्या मिस्टर ऑनलाइन? टेंशन नहीं लेने का। बच्चे एकदम गेस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया कीजिए। टेलीग्राम पर बच्चे गाली गलौज लिखने लगते हैं। नेगेटिव बोलना हम गाली गलौज समझता हूं। आगे बढ़े क्या? लेट होता है ना, इंफॉर्मेशन बच्चे को नहीं मिल पाता है, गुस्से में आ जाते हैं। आना स्वाभाविक है, बच्चे जो देखेंगे वही ना समझेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। क्या हुआ जी? हासा बहुत भयानक हो गया था। काम हुआ नहीं, लिखा नहीं, हो गया। वेरी गुड। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सर, ये क्वेश्चन क्या है? स्टैटिक से क्वेश्चन है। 60 परीक्षण के वर्गों का योग 18,000, उन सारे परीक्षण का योगफल 960। समझ रहे हो? 60 पीस परीक्षण है, स्क्वायर करके जोड़ दें तो 18,000 हो जाएगा, और सीधे जोड़ दें तो 960 हो जाएगा। आपसे कह दिया कि बताओ प्रसरण क्या होगा। सर एक सिंपल सा रिलेशन है, यहां देखिए। सभी प्रेक्षणों के, ठीक है, सभी प्रेक्षणों के वर्गों का योग बराबर n इंटू प्रसरण प्लस माध्य का होल स्क्वायर। प्रसरण प्लस माध्य का होल स्क्वायर। ये दोस्त मेरे एक रिलेशन है माध्य में और प्रसरण में। ठीक है, आप पहले ये बताओ, सभी परीक्षण, 60 परीक्षण का योग कितना है? 18,000। आप डायरेक्ट लिख दो 18,000। कितने परीक्षण हैं? 60। प्रसरण ये तो मुझे निकालना ही है, प्लस माध्य। आपको पता है माध्य क्या होता है? आप कहोगे ए सर, माध्य होता है सिग्मा xi और अपॉन n, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षण का योग 960 है, आप परीक्षणों की संख्या 60 है, तो कितना बनेगा? 16। तो 16 का स्क्वायर कितना? 256। 60 से काट देंगे इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 तिया 18, 300 आएगा। 300 में आके 256 घट जाएगा, क्या बचेगा? 44। यानी x का मान कितने हैं? 44। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 44। क्या सर क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। ये एक रिलेशन है स्टैटिक्स का, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े भाई, लिख दिया सब? सभी परीक्षणों के वर्गों का योग बराबर n इंटू प्रसरण प्लस माध्य का होल स्क्वायर। क्लियर? थैंक यू। 3 नंबर पे आ जाओ। आप गौर से देखो दोस्त, ये सारे परीक्षण हैं जिनका प्रसरण इतना है। ये सारे परीक्षण का नया प्रसरण क्या होगा? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि हर परीक्षण को दुगुना किया गया है? अगर परीक्षण दुगुना किया जाएगा तो प्रसरण 4 गुना होगा। याद है? कल ही परसों रूल लिखाए थे, हर चरमान में अगर के जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, जोड़ने या घटाने का प्रसरण या मानक विचलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर चरमान में के से गुना करोगे, मानक विचलन तो के गुना ही होगा, प्रसरण के स्क्वायर गुना होगा। अगर हर चरमान में 2 से गुना करोगे तो प्रसरण जो होगा वो 2 का स्क्वायर गुना, यानी हो जाएंगे 23.33 का 4 गुना, यानी 93.2। यही ना? 93.3 कहिए, 93.3। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। गलती से भी 46.66 मत लगा देना।
ठीक है, कबो कबो नहीं आइए, रोज आइए, अच्छा होगा, जिंदगी खुशहाल रहेगा। आगे बढ़िए। हो गया सर? ठीक। अब मेरे दोस्त इसको देखो, समलंब की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होगा? घटना चक्र ने आंसर लगाया है 0, लेकिन सही आंसर होगा 1। ये आंसर नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुनिया में किसी भी फिगर का घूर्णी समरूपता का क्रम कम से कम 1 जरूर होता है, क्योंकि 360 डिग्री पर जाकर के एक बार अपने आप को ओवरलैप अवश्य करेंगे। हाँ, ये रास्ते में कहीं ओवरलैप नहीं करेगा। ये देखो कैसे, ये देखो, ये है ना समलंब, ये हमारा समलंब है, ध्यान से देखना। इसको घुमाओ, 90 डिग्री पर घुमाओगे ना तो ऐसा बनेगा, आप उठा के रखो, ओवरलैप नहीं करेगा। फिर 180 घुमाओगे, ये मेरे दोस्त एकदम सीधे उल्टा हो जाएगा, इसको उठा करके रखो, ओवरलैप नहीं करेगा। फिर ये 270 पर घूमेगा तो एकदम ऐसे घूम करके हो जाएगा, इसको भी उठा के एज इट इज रखो, नहीं ढकेगा। लेकिन जैसे ही 360 करोगे ना तो इसी पर ओवरलैप कर जाएगा। ना यहां सिमिलरिटी है, ना यहां सिमिलरिटी है, ना यहां सिमिलरिटी है, केवल यहां सिमिलरिटी है, इसलिए ऑर्डर 1 होगा। रास्ते में सिमिलरिटी नहीं हुआ यानी उसमें रोटेशनल सिमिलरिटी नहीं है। अगर पूछा होता कि समलंब में घूर्णी समरूपता की संख्या क्या है तो 0, लेकिन घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है तब 1। 360 डिग्री को शामिल सिर्फ ऑर्डर बताने के लिए किया जाता है, संख्या बताने के लिए नहीं, याद रखना। वृत्त के अनंत घूर्णी समरूपता के क्रम होते हैं, क्योंकि तुम उसको हर डिग्री पर घुमाते रहो, हमेशा वो सेम होते रहेंगे। मेरे 1 मिनट मेरी बात सुनो, जा करके एक बार घूर्णी समरूपता का क्रम हम पढ़ा दिए हैं, एक बार सर्च करो, और नहीं तो सुबह वीडियो फिर अपलोड मार देंगे। ठीक है, सर्च करने का टाइम नहीं है, हम अपलोड कर देंगे। अरे वृत्त क्या, घूर्णी समरूपता का क्रम क्या, घूर्णी समरूपता के क्रम का एंगल, हर चीज मैंने पढ़ाया है। अंडा हो, वृत्त हो, सारे बहुभुज हो, पैरेललोग्राम हो, जो कुछ भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया है। उससे बाहर तेरा एग्जामिनेशन जैबे नहीं करेगा। आगे बढ़ो। फाल मार दिया क्या मैं? आगे देखो। ध्यान दो, यदि क्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ चौथाई हो जाती है। ये क्वेश्चन जब आता है ना तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है? क्रय मूल्य को दुगुना करने से लाभ चौथाई हो जाती है। इसका मीनिंग है कि आप जब सीपी को दुगुना करते हैं तो दुगुना करने के बाद जो आता है ना उसका चौथाई, उसका लाभ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम रियल सीपी को 100 मान रहे हैं। ओके, आप जैसे ही सीपी को दुगुना करते हो तो दुगुना होने के बाद जो तेरी नई सीपी आता है, इस नई सीपी का 1/4 तेरा प्रॉफिट रहा है। यह क्वेश्चन कहा है कि मेरी लाभ दुगुना करने के बाद 1/4 हो जाता है। तो 200 का 1/4 यानी कितना? 50, यानी तेरी रियल प्रॉफिट 50 थी, जो दुगुना मतलब डबल सीपी का चौथाई। अगर तुझे कोई पूछेगा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट किस पर? रियल सीपी पर। तो प्रॉफिट तेरा हुआ है 50 और रियल सीपी है 100 इंटू 100, कितना? 50%। मारो, आगे बढ़ो। क्लियर है भाई? उस सब व्यवस्था ऑप्शन दे दिया है। अगर 200 को बेस बनाया वो आंसर दे दिया है, 100 बेस बनाया वो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। एकदम प्योर रेलवे का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। आज मैं बिजनेस की बात करने के मूड में नहीं हूं, आगे बढ़ो ना। ध्यान दो, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो टावर की परछाई 30 मीटर बढ़ जाती है। टावर की ऊंचाई क्या होगा? देखिए सर, यहां देखिए, हम यहां खड़े हैं, सन यहां है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अगर हम सन की ओर गए या सन मेरी ओर आए तो एंगल बढ़ेगा। सन अगर हमसे दूर गए एंगल घटेगा। तो सन के दूर जाने से मेरा शेडो बड़ा हो जाएगा और एंगल घट जाएगा। तो एंगल का घटना छाया का बढ़ना होता है।
एंगल का बढ़ना छाया का घटना होता है, याद रखिएगा। एंगल बढ़ा छाया घटेगा। कैसे? अब सन आएंगे सामने, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे तो शैडो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ध्यान दो, ये रहा टॉवर। पहली बार इतनी परछाई बन रही होगी जिस समय एंगल 60 डिग्री था। उसके बाद परछाई थोड़ा बढ़ गया होगा जिसके कारण एंगल घटकर 30 डिग्री हो गया। कि यही कहा परछाई जो बढ़ा है वो 30 मीटर बढ़ा है। आप बताओ इसका हाइट क्या होगा? क्या दिक्कत है? आप ही बताओ। सभी लोग ध्यान दो। अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 30 डिग्री, अगर इसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दे तो ये बहिष्कोण है ना, तो बहिष्कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो 30 और 30 कितने? 60 हो जाएंगे। अब बताओ, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर तो सामने की भुजा भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब यहां देखिए, 60 डिग्री के लिए लंब कितने? √3। आधार कितने? 1। अब ये बताओ, अगर लंब √3 आधार 1 तो कर्ण कितने? 2। अब ये 2 तो ये भी कितना? तो 2 का मान 30, तो 1 का मान 15। अब 1 बराबर 15 तो √3 बराबर क्या होगा? 15√3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप ना, मुझे नहीं लगता है कोई छोड़ के आएगा, है ना। अगर मतलब ऐसा है ना कि फ्रस्ट्रेशन मूड में भी आदमी कहीं बैठा हुआ है तो ये सब क्वेश्चन देखेगा तो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आओ ध्यान दो। देखिए, सुबह में 7 बजे रोज हम वीडियो दे रहे हैं। एगो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर दिक्कत हो रहा है भगा भगा के देखिए फास्ट में। हाँ, बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। बोल मेरे भाई। मध्य अनुपात। अच्छा, मध्य अनुपात सुनते ही क्या √AB मन में आता है? और तृतीय अनुपात सुनते ही क्या B² आता है? अवश्य आता होगा। ठीक है, ध्यान दो। हमें कहा, यहां देखिएगा, इन दोनों के बीच तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात हो जाएगा B² A। ये हो गया थर्ड प्रपोर्शन। और इन दोनों के बीच मध्य अनुपात यानी 4 और 9 का मध्य अनुपात ये बनेगा। क्लियर है क्या? अब देखो यहां से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो गया 10, कितना? 50। ये होगा 36 का 6 यानी 25:3। उड़ाते चलो, ठीक है ना। आज टाइम कम है, थोड़ा खींच के बढ़ाएंगे। आगे चलिए, कोई बात नहीं है। आप लोग भी सोचिए, एग्जाम का टाइम था, मास्टर ही मेरा टाइम खा गया। कोई बात नहीं, कुछ मिल जाएगा। कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे जिसकी आपको तलाश है, और मैं जानता हूं वो मिल जाएगा। हो गया? ठीक है। ये देखो, 3 की पावर 10 में 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा? बोलो जी। 3 की पावर 4 81। यहां ध्यान से देखना, मैं पूछता हूं 3 की कितनी पावर में तुम 7 से भाग दोगे कि एक रिमाइंडर बनेगा? तो सीधे कहो 3 की यहां देखो, 3 की 3 पावर में 7 से भाग देंगे ना सर। ठीक है, तो 27 में 7 से भाग देंगे तो अपने पास -1 रिमाइंडर आएगा। यस और नो? 7 चौके 28 -1 आ जाएगा ना। तो आप क्या करो कि इसको 3 पावर में कन्वर्ट कर दो। बोलो, क्या 3 की पावर 10 को 3 की 3 पावर का होल पावर 3 लिख सकते हैं? तो 3 की पावर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 पावर हो गया, 1 पावर को बगल में लिख दो। तो बोलो 9 और 1 10 हो जाएगा ना। भाग दे दो अब किससे? 7 से। बोलो, 27 में 7 से भाग देगा, 7 चौके 28 -1। 7 से भाग देगा 3 में, तो 7 से 3 में भाग देगा तो 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ या ना? तो आप कहोगे सर -1 की पावर 3 -1 होगा, और यहां हमारे पास 3 है, तो 3 गुना -1 बन जाएंगे -3। कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहां से डिविजर लीजिए और उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए।
बोलिए पॉजिटिव रिमाइंडर कितना, 4। ऑप्शन नंबर ई। आप कुछ भी कर लीजिए, आंसर यही होना है। कितना मेथड चेंज कर लीजिए, जो बनाया होगा उसको 4 ही आया होगा। आया था ए बउआ, 3 की 4, सुनो ना, 3 की 3 पावर यानी 27। 27 में जब तुम 7 से भाग देगा ना तो 7 चौके 28 -1 हो जाएगा। तो यहां आपके पास -1 हो जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि बेस, यहां देखो, बेस की कितनी पावर में डिविजर से भाग दें कि +1 या -1 हो जाए। तो 3 पावर पर -1 हो रहा था, तो मैं सारे के सारे पावर को 3 पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखा कि 9 पावर तो 3 पावर में कन्वर्ट हो गया, 1 पावर एक्स्ट्रा बच गया, उसको बगल में लिख दिया, सॉल्व कर दिया। ये देखो 7 चौके 28 -1, क्या जी, यहां 7 से भाग देगा 3 में, छोटी संख्या में भाग देने से छोटी संख्या ही शेष आता है। तो यहां भाग देगा 7 से 3 में 3 ही शेष आएगा। -1 की पावर विषम संख्या -1, यहां से 3 गुना -1 -3 हो जाएगा। रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर लीजिए। पॉजिटिव करने के लिए डिविजर में से उसको घटा दीजिए। सुन लो भाई, आप अपना जो भी पैतरा लगाया होगा, पैतरा उड़ गया होगा, ठीक है। हम जानते हैं सब में ई है कॉमन, तो कोई डाटा भी होगा कॉमन। अब बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया, 2 से काटा 125, 2 से काटा 50, यहां भी 2 से काटा 50। अब कहा क्या, वो सुनिए, सब में है x + y + z, x + y + z, x + y + z, तो निश्चित तौर पर वैल्यू में भी कुछ कॉमन होगा। और उसे दिख भी गया तुरंत, 2 गुना 25। यहां भी देखा, अहो 5 गुना 25, यहां भी देखा 2 गुना 25, बस 25 को कह दिया x + y + z। कहा तीनों में कॉमन ये है, तो तीनों में वैल्यू भी कॉमन 25 है, यानी x + y + z = 25। तुरंत माना, जैसे ही ये माना उसके बाद रुकने का नाम कहां लिया। कहा देखो x का मान 5, y का मान 2, यहां से कह दिया z का मान 2, बैठा दिया इसमें, आंसर अबे नहीं किया। अरे तेरी ये क्या हो गया। अरे साहब मजाक थोड़ी है, ऐसा होता है। एसएससी का क्वेश्चन होता तो ऐसा नहीं होता। ये पता है 74,000 पेमेंट देने वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। अब 74,000 पेमेंट किसके, काट छांट सब कुछ मिला करके एक स्टेशन मास्टर का पेमेंट कितना होता है, 60 से 70,000 कम से कम। एक लोको पायलट का पेमेंट सब कुछ ले दे के 50,000 हो जाता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान दो। छोड़ो हटाओ, इधर देखो, 2 से काटा 125, 2 से काटा 50, यहां 2 से काटा 50, वेरी गुड। अब देखो x × x + y + z बराबर 125, y × x + y + z बराबर 50, z × x + y + z बराबर 50। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सबको जोड़ दे। जोड़ देगा, इधर होगा 225, इधर जोड़ेगा ना, सब में कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन आएगा उसको कॉमन कर लो। तो तुम जैसे ही कॉमन करोगे ना भाई, यहां से क्या बचेगा, x, यहां से y और यहां से z। आप ही देखो, सेम चीज में सेम चीज से गुना करोगे तो क्या ये x + y + z का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, बोलो ना। तो स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो जो था 15 उसको आप कह रहे थे 25, तो जुल्म तो हो ही जाएगा, है ना। अब मारिए यही 15, जैसे ही यही 15 यहां मारिएगा 15, आपको पता है x बराबर क्या हो जाएगा, 125/15 यानी 25/3। आप यहां बैठाइएगा 15, पता है y बराबर क्या होगा, 50/15 यानी 10/3। जैसे ही यहां पर 15 बैठाइएगा z बराबर 50/15, तो ये भी हो जाएगा 10/3। क्लियर है क्या। अब यही बैठाओ, 3 × 25/3, 6 × 10/3, 15 × 10/3। सॉल्व करेगा यहां 25
और प्लस 20 और यहां पर तो 5 50 हो जाएगा। आंसर 95, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। इतना करना पड़ेगा क्या सर? ए प्लस बी प्लस सी, सुनिए, ए बी और सी का मान जब इंटीजर में रहता है तो वो वाली ट्रिक सटीक रहता है, और जब ए बी सी का मान डेसिमल में है, आप इंटीजर में कैसे मान लीजिएगा? क्या देखिए ना, ए बी सी तीनों का मान बट्टा में है और आप वहां इंटीजर में मान रहे थे, तो गड़बड़ा तो जाइएगा ही। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम जब देखे प्रीवियस ईयर, मेरा मन खुश हो गया, वाह ऐसा सवाल पूछना चाहिए। क्या सर क्लियर है क्या? सब बच्चे को लिखने दो। हम जानते हैं आज बनाने का समय ज्यादा मिल गया है, इसलिए एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है। सबको लिखने दीजिए। हम खुद एरोप्लेन पर सवार हैं, टेंशन मत लीजिए। हो गया क्या? लास्ट में लगता है बड़ा सवाल है, क्या है वो? अच्छा कोई बात नहीं है सर, ग्रुप डी 2018 है, जाके देख लीजिए। 6321 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाएं कि 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो इसके लिए क्या करेंगे? अरे इसके लिए क्या करेंगे? 14 से भाग देंगे। बोलो 14 चौके 56, 7 14 पचे 70, 2 14 एकम 14, रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर मतलब कचरा, तो कचरा को हटा दो, भाग लग जाएगा। तो इसी 7 को उसमें से घटा दीजिए, 14 से कट जाएगा। आंसर कितने? ठहरो, यही सवाल ये भी पूछ सकता है कि हम इसमें कम से कम क्या जोड़ें कि ये कट जाए 21 से। तो कम से कम क्या जोड़ने कहेगा तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा, उतना जोड़ दीजिएगा कि इसके बराबर कर दीजिएगा ताकि भाग लग जाए। तो 7 ही जोड़ देंगे, 7 7 14, एक बार में और लग जाएगा और खलास हो जाएगा। ठीक है, घटाने कहा तो कचरा हटा दो, और जोड़ने कहेगा तो कचरा को अपने लायक बना लो। अपने लायक मतलब क्या? डिवीजर के बराबर। रूम पर नाखून देख लेना, यहां ध्यान देगा। क्लास में नाखून देख रहा है, कौन बढ़ गया कौन कम है। गजब गजब आदमी। ध्यान दो, कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं ले। हाँ देखो जी, मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% का 3 लगातार छूट पाता है। एकल छूट क्या होगा? जब भी मित्र एकल छूट निकालना हो तो तुरंत एमआरपी और एसपी का रेशियो लेना, ठीक है। लेकिन ये पता ही, एक मिनट, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, इसका प्रयोग पता है कब करना चाहिए? जब वैल्यू अच्छा हो, मतलब 0 से अंत होने वाला हो, कैलकुलेशन आसान हो। जब इस तरह के खतरनाक वैल्यू आ गया ना, तो मत जाइएगा x प्लस वाई या एक्स वाई बाय 100 पर, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। है देखो क्या करेंगे, 30% का छूट मतलब 3/10 की छूट, 25% की छूट यानी 1/4 की छूट, 15% की छूट यानी कि 3/20 का छूट। छूट एमआरपी पर दिया जाता है। 3/10 छूट का मतलब एमआरपी 10 और छूट दिए हैं 3 का, तो बेचेंगे 7 में। 1/4 की छूट का मतलब एमआरपी 4, 1 की छूट देंगे, बेचेंगे 3 में। 3/20 का छूट यानी एमआरपी 20 और 3 का छूट देंगे तो बेचेंगे 17 में। अब फाइनली इसको गुना कर दो। जैसे ही गुना करोगे इधर हो जाएगा 800, इधर हो जाएगा 17 तिया 51, 51 को 7 से गुना करो 357। मेरे दोस्त ये बताओ, 3 लगातार छूट देने के बाद 1800 रुपए की वस्तु कितना में बिका? 357 में। तो एकल छूट कितने का? एकल छूट 443 का, हाँ या ना?
443 का छूट किससे? 800 से इंटू 100, इससे काट दो। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 3 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, यानी ऑप्शन बनेगा 55.38, ऑप्शन नंबर सी। भाई आप लोग ना गाली मत देना, वो 40 घंटा का जो वीडियो है ना, मुझे नहीं पता था कि 45 घंटे की वीडियो को जोड़ने में 45 घंटा लगता है। पिछले 23 घंटा से लैपटॉप लगातार चालू है, ठीक है, और उसको आज रात भर जोड़ने में लग जाएगा, कल सुबह अपलोड होगा, ठीक है। बच्चे सभी पूछ रहे हैं, पता नहीं मैं क्या जवाब दूं ऑनलाइन के अंदर। हाँ ध्यान दो, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि उसने पहले ही सीपी से 25% ज्यादा बढ़ा दिया हो। अच्छा, 25% सीपी से बढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब शीला का ये टारगेट था कि मुझे 25% का लाभ चाहिए, इसलिए उसने क्या किया कि जितना में वो वस्तु खरीदी उससे 25% बढ़ा करके एमआरपी बना दी होगी 125। अब उसको देशभक्ति जग गया, उसने कहा कि ना, लाभ साहब नहीं लेना है, मतलब हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, बस इतना पैसा दे दीजिए। इसका क्या मतलब है? मतलब आप सीपी पर बेचना चाह रहे हो, तो बोलो भैया 125 तुम बोल रही हो और चाह रही हो कि मैं 100 में ही बेच दूं, तो छूट कितने की देना पड़ेगा? 25 की छूट देना पड़ेगा। किससे? 125 से इंटू 100, यानी कितने प्रतिशत की छूट? क्या मैक्सिमम छूट दीजिएगा? जितना बढ़ा दिए हैं उतना ही छूट दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में वस्तु दे दीजिएगा। आगे बढ़िए। अब बोल भी दिए हैं न लाभ हो न हानि, मैक्सिमम क्या छूट दें? ध्यान दो, कुछ पूछ लेना लास्ट में। आगे बढ़ो, हटा दें। वेरी नाइस। एक दुकान फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करते हुए 14% का धोखा देता है, उसका कुल लाभ क्या होगा? अब मैं आपको क्या बोलूं, रेलवे एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन आज के जमाने में रह गया जो इसका आंसर सक्सेसिव से मानती है। बाकी एसएससी और बैंक इसका आंसर सक्सेसिव से नहीं मानती है, याद रखना, ठीक है। तो जिसका रेलवे का एग्जाम होगा सीधे समझ लेना, खरीदते समय भी 14 का धोखा, आप बेचते समय भी 14 का धोखा, सीधे जो लाभ होगा उसके लिए सक्सेसिव निकाल देना। 14 + 14 और 14 × 14/100 हो जाएगा 29.96%, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सुनो, जिसे एसएससी का एग्जाम देना है या बैंक का एग्जाम देना है, प्लीज भाइयों आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करना। 100 रुपए की वस्तु, देखो यहां खरीदते समय, खरीदते का मतलब हुआ लेते समय। एज ए दुकानदार मैं किसान से वस्तु लूंगा और वहां यदि मैंने बेईमानी किया, इसका मतलब जानते हैं, 100 रुपए की वस्तु के लिए पैसा तो 100 दिया लेकिन वस्तु ज्यादा बढ़ा के ले लिया। तो खरीदते समय धोखा देने का मतलब है कि 14% ज्यादा ले लेना। लेकिन मैं जब खुद किसी ग्राहक को देने लगा तो पैसा तो लिया उसे 100 रुपए, लेकिन उसे धोखा दिया 14 की, यानी 14% उसे कम तौल के दिया। इसका मतलब उसे हमने वस्तु दिया है 86, इसको बोलते हैं देते समय। और सुनिए सर, ग्राहक को देना, यहां देखो, ग्राहक को देना, तो जो दुकानदार किसी ग्राहक को देता है उसका खर्च उसी वस्तु पर सिर्फ आता है, यानी दुकानदार द्वारा दी गई वस्तु ही दुकानदार का सीपी होता है। तो आज दुकानदार ने दिया 86 और लिया 114, तो जो दिया है दुकानदार वही उसका रियल सीपी है, और लिया है जो खुद वही उसके लिए एसपी है। आप ही बोलो, 86 की चीज 114 में अगर बेचेगा तो लाभ कितने का? 28 का। किससे?
86 से और इंटू 100, ये है एसएससी और बैंक का सॉल्यूशन। आप भी सुन लीजिए, कहीं आपका एग्जाम भी अगर मुड़िया गया, ऑप्शन मुद्दे नहीं किया सक्सेसिव वाला, तो उस समय होश में रहिएगा, आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन है, अपडेट कभी भी हो सकता है। दोनों रहेगा तो दोनों रहेगा तो यही मारना जो रेलवे मानता है। ज्यादा बोलेगा तो केस करेंगे, और क्या, नंबर सबको मिलेगा नहीं, सबका कटेगा। आगे बढ़ो, ठीक है, बढ़ जाओ। नहीं लिखा था? हो गया ना? वेरी गुड। अब इस पे आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है। क्यों नहीं? दुनिया का हर चीज अपने आप में यूनिक होता है। तो ये सही है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, गलत वाला आंसर चाहिए। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुना या विभाजित किया जा सकता है। जी, वास्तविक संख्या के साथ बॉड मास का हर प्रोसेस किया जा सकता है। ये भी आंसर नहीं होगा। वास्तविक संख्याएं जो परिमेय है, जो परिमेय नहीं है वो अवश्य अपरिमेय है। तो सुनो, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय ही होते हैं। अगर कोई परिमेय नहीं है तो निश्चित तौर पर वो अपरिमेय है। तो सीधा सीधा हो गया कि तुम भी सही हो, तुम्हारा इंफॉर्मेशन आंसर नहीं हो सकता। कोई आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में, क्या एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? कहिएगा हाँ, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर रियल नंबर होता है। ठीक है, तो परिमेय भी रियल है, अपरिमेय भी रियल है। जो रियल नहीं है वो ना तो परिमेय है ना ही अपरिमेय है, वो है इमेजनरी, -√1, रूट के अंदर -1। परिमेय संख्याओं में भिन्न शामिल नहीं होते हैं। पागल हो गया क्या? भिन्न को ही परिमेय संख्या कहते हैं? अरे ए भाई, अंश बट्टा हर ही क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय में भिन्न कैसे शामिल नहीं है? क्लियर है क्या? क्या हुआ जी? अंश बटा हर ही भिन्न होता है। अब भिन्न को ही क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां पर हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो तुम ऐसे कैसे बोल दिया कि परिमेय संख्या में भिन्न नहीं होगा? आगे बढ़ो। इसलिए तू ही गलत इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन चुनना था। आगे बढ़े। दो कार 10 मिनट के अंतराल पर खुलती है, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। अच्छा ठीक है, विपरीत दिशा से घर की ओर आ रही एक महिला किस गति से चले ताकि वह कार को 10 मिनट के अंतराल पे ना मिलकर केवल 8 मिनट के अंतराल पर मिले? तो इसके लिए सिंपल बात समझो। यहां मान लो कि वो महिला है, ठीक है, और दो कारें चल रही है। मान लो कि पहली कार, ए बाबू यहां देखो भाई, पहली कार जब उसको पार कर रही होगी उस समय दूसरी कार क्या उससे 10 मिनट पीछे रही होगी या नहीं? अरे 10 मिनट के अंतराल पर खुली है, इसका क्या मतलब है? 10 मिनट के अंतराल पर ही महिला को पार करेगी, लेकिन एक शर्त है, महिला जहां है वही रहना चाहिए। क्या सर? मान लीजिए हम यहां खड़े हैं, मीठापुर से 1 घंटा पर बस खुल रही है, 1 घंटा पर हमको पार करेगी, लेकिन एगो बस खुल गया और बस हमरे तक आ गया और उसके बाद हम भी उधरे चलना शुरू कर दिए, तब 1 घंटा पर थोड़ी पास करेगी, 1 घंटा से थोड़ा जल्दी पास करेगी, हाँ या ना? तो आप कहोगे जिस समय पहली बस उसको पार कर रही होगी कार, उस समय दूसरी कार उससे ठीक 10 मिनट पीछे रही होगी। अगर वो महिला वहीं रहती तो 10 मिनट के बाद ये कार भी वहां पहुंच जाता, लेकिन पहला कार से मिलते ही महिला दूसरे कार की ओर चलना स्टार्ट करती है। चलते चलते 8 मिनट जब महिला चलती है तो इसकी मुलाकात दूसरे कार से हो जाती है। इसका मतलब तब तक दूसरा कार वहां पर पहुंच जाता है। तो मैं पूछता हूं कि महिला 8 मिनट चली होगी तो कार बैठा नहीं होगा जी? ये कार भी तो गतिमान है,
यानी ये कार भी 8 मिनट तक चल लिया होगा। हम पूछते हैं सर महिला 8 मिनट चली है तो मतलब कार भी 8 मिनट चला होगा। तो यहां आकर महिला से मुलाकात कार की हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कार यहां तक आए तो कितना समय उसको और चाहिए? तो कहिएगा यहां से यहां आने में जिसको 10 मिनट चाहिए, अगर वो 8 मिनट चल लिया है तो अब उसको केवल 2 मिनट और लगेगा। यानी कि केवल 2 मिनट ये और चला होता तो महिला के इनिशियल पोजीशन तक ये पहुंच जाता। हाँ या ना? तो सीधे सीधे कहो ना क्या कि गुरुजी जिस दूरी को महिला 8 मिनट में तय की है उस दूरी को कार कितना देर में तय करती? तो देखो समान दूरी को तय करने का जो समय है ये महिला और कार, जिस दूरी को महिला ने 8 मिनट में ट्रेवल किया है अगर वो दूरी कार ट्रेवल करता तो 2 मिनट में करता। यानी टाइम रेशियो 4:1 तो स्पीड रेशियो होगा 1:4। देखो यही कार की स्पीड जो 4 दिख रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तब तो 1 रेशियो का मान 5, तो 1 रेशियो का मान 5 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जाम करीब आ गया है, बच्चे अब घर में बंद होने लगे हैं। सच्चाई यही है ना? और होना भी चाहिए। एग्जाम जब करीब हो तो इंसान को सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई बात नहीं है, जो भी होगा मैं जारी रहूंगा। अगर मान लीजिए बच्चे रूम में बंद भी हो गए तो मैं यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू रहूंगा। ठीक है, ध्यान दो। अब मेरे दोस्त ये देखो, अभी तुरंत हम बोले थे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बता रहे थे, ये क्वेश्चन बताए थे, एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर मैं कुछ बीच में बोल रहा हूं तो उसको इग्नोर नहीं करना है। सभी अपरिमेय संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या पूर्ण संख्या। यार ऑप्शन डिस्कस करो ना। सभी अपरिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। बकवास समझ रखा है क्या? पूर्ण संख्या का मतलब डेसिमल नहीं। क्या सर? पूर्ण संख्या का मतलब डेसिमल नहीं, पूरी पूरी संख्या। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई डेसिमल है? तो बिना डेसिमल का अपरिमेय कैसे हो गया? समझा? तो पूर्ण संख्या में डेसिमल होता ही नहीं है। दुनिया की तमाम पूर्ण संख्याएं एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तुम खाक व्यक्त करोगे, वो ऑलरेडी p/q है। हाँ या ना? इसका मतलब अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण परिमेय है, अपरिमेय नहीं। इसलिए तुम तो आंसर नहीं हो सकते हो। अगला काल्पनिक। अच्छा, काल्पनिक जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती है उसको p/q में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं? इसका मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या, अरे संख्या है तो वो काल्पनिक नहीं है, सीधा याद रखना। और जो काल्पनिक है उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अगला पूर्णांक। पूर्णांक मतलब नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एक भी नंबर डेसिमल का नहीं, बिना डेसिमल का, पूरी पूरी संख्या। तो जो संख्या पूरी पूरी संख्या है वो अपरिमेय कब से होने लगा? अपरिमेय मतलब क्या? सुनेगा, जो बोल रहे हैं वो अमृत है, सुनो, यही काम आएगा। एक अपरिमेय संख्या का मतलब समझ रहे हैं? अपरिमेय संख्या का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। यानी डेसिमल के बाद रुके भी नहीं और रिपीट भी नहीं करे। यानी दशमलव उड़ा के बट्टा में कितना जीरो देंगे ये हम बता ही नहीं सकते, यानी p/q के रूप में हम बैठा ही नहीं सकते। ठीक है, तो यह ध्यान रखना जो मैंने भी बोल रहा था। यह देखो, अपरिमेय की पहचान क्या होती है पहले सीखो। अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब हुआ कि संख्या का मॉडल ऐसा होगा 1 2 3 5 9 8 6 7 3 डॉट 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 डॉट। न रिपीट किया ना ही खत्म हुआ। तो डेसिमल उड़ा करके नीचे में कितना जीरो दोगे पता है?
यानी p बाय क्यू के रूप में तुम इसे नहीं बदल सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर देखो 0.1211121112 डॉट 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 डॉट। कोई मॉडल है इसका? दशमलव बुरा के नीचे में कितना जो जीरो दोगे बता पाओगे? तो यही वो दशमलव का प्रकार है जिसे हम p बाय क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही अपरिमेय है। तुझे क्या लगता है √2 क्या है? 1.414। क्या खत्म हो गया? नहीं, ये चलता रहेगा एकदम बकलोल की तरह। पता नहीं इसके बाद क्या आएगा कुछ पता नहीं है, यानी कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम इसका भी डेसिमल उड़ा के बटा में 0 नहीं दे सकते। मेरा मतलब समझे, बिना डेसिमल के अपरिमेय की कल्पना ही नहीं हो सकती है। जब बिना डेसिमल वाला नंबर को अपरिमेय बोल नहीं सकते हैं तब पूर्णांक कब से अपरिमेय होने लगा? इसलिए तुम क्या हो जाएगा? गलत। हाँ, वास्तविक का मतलब ही होता है परिमेय प्लस अपरिमेय। मेरा बात खराब लगता है क्या? ठीक है, तो परिमेय हो या अपरिमेय, वो कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो आंसर कैसे लगाइएगा? ये जीएस है, ऑनलाइन में रट लीजिएगा। बाबर पापा की नाम था, नाम नहीं बदलेगा। चलिए आगे बढ़िए। ऐसे बाबर पापा कौन है? अब ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। हो गया। काल्पनिक का काहे नहीं हो सकता है? -√3 काल्पनिक है, जिसको आप बहुत कुछ करिएगा 3 गुना -1 हो जाएगा ये 3। अब -1 का मतलब i²। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? √3 और i आ जाएगा। खुदा ना करे कि आपके एग्जाम में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। यहां देखो, है कोई क्लास में बैठा हुआ जो मुझसे नहीं पढ़ा होगा? वही बताना सिर्फ, मैं देखता हूं कौन बताता है। बताओ क्या आंसर होगा? रह गया ना सन। अब कोई बच्चे तो ऐसे किए होंगे, वो क्या होना, ऐसा देखो √a गुना √a। बच्चे सोचते हैं कि a इंटू ए गो a बाहर आएगा, इसको भी एक ही रूट के अंदर लिख दो, -5 गुना -3 माइनस माइनस प्लस √15। सुन लो, आप में से जिन्होंने भी प्लस √15 की उम्मीद किया होगा वो तो पहले ही चले जाओ। आ जाओ, जो पढ़ा है वो तो बता ही देगा। सुनो, अब -√5 का मतलब होता है 5i, -√3 का मतलब √3i। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से गुना कर दो। √5 गुना √3 √15, i गुना i²। अब आप बताओ, √15 i हो जाएगा -1। फाइनली आंसर -√15 हो जाएगा। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर कहीं पूछ दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पूछा तो बता दिया। आगे बढ़ो। कोई पॉइंट डिस्कस हो रहा हो, एकदम वेट एंड वॉच में रहिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ दीजिए। हुआ क्या? ठीक है, बढ़ो। क्लियर है? बढ़ जाए। किसी को कुछ लिखना है? नहीं लिखना है? आपको क्या लगता है ग्रुप डी का एग्जाम 1 दिन में हो जाएगा? कम से कम 2-2.5 महीना चलेगा। आप सुनिए इधर, पानी और 2 मिश्रण है, दोनों का रेशियो 5:1, दूसरा में इतना, इस रेशियो मिलाया गया, अंतिम मिश्रण में क्या होगा? ये सब क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा। अब किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कल ही वीडियो डाले हैं, एक बार देख लीजिए। 5 और 1, दूसरा में है 3 और 1, दोनों को मिलाना है किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में मिलाना है। ठीक है, 3:2 के रेशियो में मिला करके एक तीसरा मिश्रण बनाइए और उसमें दूध और पानी का रेशियो बताइए। एक बात बताओ दोस्त,
आप इन दोनों को तब मिलाओगे ना जब ये दोनों का रेशियो ये नजर आएगा। ये पता है क्या है, इन दोनों का वजन, इन दोनों को गुरुजी इस वजन में लेके मिलाओ। कभी कभी खुशकिस्मत इंसान हो जाता है, जैसे तुम आज खुशकिस्मत हो, 5 और 1 6, 3 और 1 4। बुआ तनी रेशियो देख लो, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी, तो जो है वही तो चाहिए था। हाँ, अरे जिस रेशियो में मिलाने कहा उसी रेशियो में तो वजन दिख रहा है, तो गुरुजी करे क्या, कुछ नहीं, मिला दो चुपचाप। 5 3 8, 1 1 2 4 अनुपात, उड़ा दो। हाँ, कोई पूछिए ऐसा ना होता तो वैसा कर देते, ठीक है, पहले उसको बराबर कर देते और उसके बाद जो चाहिए उसे गुना कर देते, अब बैलेंस कर देते। कितने ऐसे बच्चे हैं इनमें जो रियल बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होता है, सच में बताना, चावल पर के खिलाऊंगा हैं। हाँ, ये सब हाथ खड़ा किया है, सबको क्या करना है, आज जाकर के कल वाला वीडियो देख लेना है, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में 50 क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, दिक्कत नहीं होगा। हम चाहता हूं अंतिम समय में कुछ कमी ना रह जाए। ए दोस्त, इसको देखो, कुछ उल्टा पुल्टा मत सोच लेना, मजाक में बोल दिया। 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 थे। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र उसके जगह शामिल हो गया, जिसके कारण समूह का औसत 20.5 हो गया। समूह में छोड़े जाने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के अंकों का औसत क्या है। पहले आपसे ये पूछता हूं मित्र, ये देखो, एक 16 छात्र थे, अब 16 छात्रों का अगर औसत 20 था तो योगफल क्या होगा, तो 16 छात्रों का योगफल क्या होगा, 16 गुना 20 320 हो जाएगा। अब इनमें से एक छात्र चले जाएंगे तो छात्र बचेंगे 15, तो 15 का योग कैसे निकलेगा, तो 15 जो बचेंगे उनका औसत क्या रह जाएगा, 21, तो उनका योग होगा 15 गुने 21, 5 30 और 1 31, 315। तो ए बउआ 320 योग था और 315 रह गया, इसका मतलब गया कितना वाला, 5 साल वाला। तो तू समझ गया कि जाने वाला जो है ना वो 5 साल का है। क्लियर है क्या। फिर देखो, एक नया बच्चा आ गया, तो 15 में एक नया जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो फिर से 16 बच्चा हो गया, जिसका मेरे मित्र औसत कितना, तो औसत हो गया फिर से 20.5, तो 16 का औसत 20.5, तो योग क्या हो जाएगा, 16 पचे 80 यानी 8 और 16 दूनी 32, 328। ए बउआ 315 बचा था और हो गया 328, तो जो आया वो कितने साल का, 13 साल का। तो लो आने वाला हो गया 13 साल का। अगर तुम इसका एवरेज चाहते हो तो दो संख्या का एवरेज क्या होगा, दोनों का योगफल बटे 2, यानी आंसर 9। जो आया जो गया उसका निकाल लिया अलग, और जो आया उसका निकाल लिया अलग, दोनों का औसत चाहिए था। औसत बराबर क्या, एवरेज, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। बोलिए, आप लोग को रोमन न्यूमरल्स आता है, रोमन न्यूमरल्स आता है, बाइनरी कन्वर्जन आता है, 2 गो। अच्छा ठीक है, ये दोनों हम वीडियो कल और परसों में अपलोड कर देंगे। अच्छा ठीक है, कल लॉग अपलोड कर देंगे। और बोलो, अभी जो कहेगा वो अपलोड हो जाएगा, एग्जाम का टाइम है। रोज पूछूंगा इसी तरह से, बोलियो मन खोल के, छिपाना मत। घन की देखो ध्यान दो,
घन के कोरों की लंबाइयों का योग वर्ग के परिमाप के बराबर है। सॉरी, परिमाप का 3/5 है। घन का आयतन और वर्ग का क्षेत्रफल का अंकीय मान बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले मित्र ये बताओ, एक घन, ये देख रहे हो घन, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, यहां सब लोग ध्यान देना, सब लोग बताओ, घन हो या घनाभ, कितने किनारे होते हैं? 12। आज अगर हम इसके सभी किनारों को जोड़ेंगे तो 12a हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो घन के सभी किनारों का योग परिमाप के 3/5 के बराबर है। किसके परिमाप के? हाँ, वर्ग के परिमाप के। वेरी गुड। यहां 4 तिया 12 से 12 गया, इसका मतलब छोटी ए बराबर बड़ी a/5। अब ये देखना है कि मांगा क्या है, वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप अगर चाहिए तो वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा। तो अच्छा है, आप घन की भुजा को ही निकाल के रखो। अब आगे देखो, घन का आयतन अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। घन का आयतन भुजा क्यों होता है? अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। आपको चाहिए वर्ग की भुजा, तो घन की भुजा का मान रख दो। यहां रखोगे AQ/125 बराबर हो जाएगा a²। कुछ से नहीं तो 1 से गुना है, a² से 2 गो a कट गया, एगो a बच गया, 125 गुना 1 125 हो गया। अभी भुजा आया है, सिर्फ परिमाप चाहिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुने भुजा, तो बन जाएगा 500। ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। कभी कभी भूल जाते हैं सर। अरे नहीं भाई, अच्छा भूल जाता है तो कोई बात नहीं। अंतिम समय में मैं चाहूंगा कि गुरुकुल आपके लिए वरदान बन जाए, इसलिए जो कुछ भी कमी हो, जो कुछ भी दिक्कत हो रहा हो, आप अवश्य बोलिए, पूरा करने का हर संभव कोशिश करेंगे। हो गया क्या? ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म क्रमिक वर्षों में हुआ है। सबसे बड़े 3 बच्चों का औसत आयु इतना है, सबसे छोटे 3 का योग क्या होगा? ए सुनो ना, लगातार 7 सालों तक एक ही डेट में बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या होगा? पहला बच्चा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जो बच्चे आगे साल में होते रहेंगे वो सभी 1-1 साल छोटे होते रहेंगे। अगला 1 साल छोटा, इससे भी 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 छोटा। देखो 7 बच्चे हो गए। हाँ, अब आपसे ये कहा सबसे बड़े 3, तो सबसे बड़ा हेने से होगा कि होने से होगा? इधर से ना, तो 3 सबसे बड़े। अगर 3 सबसे बड़े लोगे x x x 3x 2 और 1 3, कितना है? 78। 3x बराबर 81, तो x का मान 27। अब x 27 हो गया। हमसे पूछा 3 सबसे छोटे, तो सबसे छोटा में यही ना आएगा। लो, तो 3x और माइनस 5 4 9 6 15, तो 3 गुने x का मान 27। 27 81 में 15 जाएगा, तो 66 66 ना। कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं तो नोट्स बनाइएगा, तब ना सिनेमा हॉल की तरह देखिएगा ऑनलाइन वीडियो को, तो दिक्कत होगा नहीं है। नोट्स बना लीजिए, उसके बाद देखिए। हाँ बोल भाई। हाँ ए बुआ, सबसे पहला बच्चा आपके हिसाब से सबसे छोटा हो जाएगा, और उसके बाद बच्चा को उम्र बढ़ाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस में लीजिएगा तो इधर से छोटा फिर लीजिएगा और उधर से बड़ा लीजिएगा,
अगर माइनस में लीजिएगा तो इधर से बड़ा आगे से छोटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां समझदारी में थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा कि मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, छोड़ो ना, बाद में बात करेंगे, अभी खत्म करने दो। किसी राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया गया है, 482 रुपए अधिक प्राप्त होंगे अगर छमाही जोड़ा जाए तो। मुझे बताओ 20% की रेट से 2 साल का CI वार्षिक जोड़ा जाएगा तो 44 होगा, हाँ या ना? यस ना? लेकिन अगर मेरे दोस्त छमाही जोड़ा जाएगा तो सबसे पहले रेट काम करेगा 20 का आधा 10, और 2 साल में कितने छमाही? 4 छमाही, और चारों छमाही में रेट कितने रहेंगे? 10 10 10 का 21, 10 10 का 21, 21 21 का 46.41। तू ही बताओ अंतर कितना हो जाएगा? 2.41 का। यही रुपया में अंतर है 482। डेसिमल हटाइए, 00। अगर यहां से 1% निकालेंगे 200, तो 100% निकालेंगे कितना? 20,000। हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को सब बहुत प्यार दिया, पूरा है भी नहीं, पूरा उसमें है भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत प्यार दिया। चैनल के सब्सक्रिप्शन से ज्यादा आदमी उसको देखा, मैंने विश्वास नहीं किया था कभी, है ना? कोई बात नहीं, वो एक एक्सपेरिमेंट था, मजा अब आएगा। आगे बढ़े? ठीक, मैं चेक कर रहा हूं कि ऑनलाइन में भी किस किस टॉपिक का खौफ अभी भी है। हाँ, उस सब टॉपिक को हम बेहतरीन बना के परोसूंगा। हो गया? ए भाई यहां देखो, 100 मीटर की दौड़ में P 8 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है और P को 4 मीटर से शुरुआत देता है, तब भी उसे 15 सेकंड से हरा देता है। ए देखो भाई, निकम्मा पानी का हद है, थोड़ा ध्यान से देखना। P क्या किया है, यहां से दौड़ा है, Q को बोला कि ऐसा कीजिए ना, आप 4 मीटर पहले आगे चले जाइए। Q को बोल दिया कि ऐसा करिए, आप 4 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाइए, हम दौड़ेंगे यहां से, आप दौड़िएगा यहां से। क्या सोच करके? ताकि दोनों आदमी सेम टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अंजाम क्या हुआ कि Q यहां से दौड़ने के बावजूद भी जिस समय P फिनिशिंग पर पहुंचा, उस समय Q 15 सेकंड से हार गया, यानी उस समय भी Q फिनिशिंग पर नहीं पहुंच सका, यहीं तक पहुंच सका। यानी यहां से यहां जाने में इसको 15 सेकंड और चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर P T सेकंड में फिनिशिंग पर पहुंचा होगा, तो सर यहां से यहां जितना देर में P आया, उतना देर में Q केवल यहां से यहां आया। यानी इतना समय में, T समय में यहां से यहां आया। तब तो यहां से पूरा जाने में Q को कितना समय लगेगा? तो T प्लस 15 सेकेंड लगेगा। बोलो हाँ या ना? ए भाई क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे? कहोगे ए गुरुजी सुनो ना, क्या P है, Q है। 100 मीटर की दौड़ P ने पूरा ट्रेवल किया, लेकिन Q, सुनिएगा अच्छे से, Q T सेकेंड में P पूरा गया, किंतु T प्लस 15 सेकेंड में, देखिएगा T प्लस 15 सेकेंड में Q 4 मीटर आगे से पूरा गया। 4 मीटर आगे से पूरा गया यानी 96, यानी कितना? 96 मीटर। वेरी गुड, ये 96 मीटर गया। हम जानते हैं कि P की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए Q की चाल क्या होगा? भैया किसी का भी चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। हमें यहां Q का समय निकालना होगा। कैसे? इसके लिए P का समय निकालो। बोलो 100 मीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/18 से गुना कर लो। जैसे ही करोगे 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 4, 4 पंचे 20, 20 से 5, 9 पचे 45, 45 सेकेंड का समय लगा है A को। तो T का मान अगर 45 आ गया
तो t प्लस 15 60 सेकेंड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तब तो q की चाल क्या होगी, 96 मीटर की दूरी 60 सेकेंड में, ई तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 18/5 कर लो किलोमीटर पर आवर। जैसे ही सॉल्व करेंगे 6 तिया 18, आई हो जाएगा 6 दहे का 60। तो मेरे मित्र फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली 6 तिया 18, 9 तिया 27 और 1 28, और नीचे हो जाएंगे 50। मैं तो चाहता हूं कि 2 से गुना 2 से भाग कर लो, ऊपर वाला हो जाएगा 16, 56 और 1 57, नीचे 100 यानी 5.76 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। वो लास्ट में 2 से गुना 2 से भाग क्यों किए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यूथ बुक में मेंसुरेशन का बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है। हे प्रभु, आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे शर्म से मन कर रहा है चापाकल में हम कूद जाएं। पता है ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, आज से नहीं तकरीबन 4 महीने हो गए, 38 घंटे का हम एक वीडियो डाले थे। अगर एक एक घंटा भी देखा होता तो यूथ की क्या मजाल है कि क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये कहा है तो इस विडंबना को भी हम पूरा जरूर करेंगे। क्या है यूथ बुक, कुछ भी नहीं है। दिमाग ठीक से लगाएगा तब ना, पढ़ा बढ़िया से नहीं, नोट्स उस बनाया नहीं कभी, खाली बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया, खाली टेस्ट मार के काम चला लिया, तो वैसे थोड़े होता है। आगे ध्यान देगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अंतिम समय हम फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, काम हम कर देंगे। हाँ ध्यान दो, एक व्यक्ति कुहासे के दौरान 400 मीटर देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा था, तो पीछे से एक ट्रेन उस व्यक्ति को पार करती है और 3 मिनट में ओझल हो जाती है। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो तो बताइए ट्रेन की चाल क्या होगी। पहले सुनो, अगर हम पटरी पर चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमारी नजर सिर्फ आगे होगा? अगर पटरी के हम देखिए, सुनिए पे मेरी बात, 2 सिचुएशन बनता है। अगर वो पटरी पर व्यक्ति नहीं चल रहा होगा तो उस कंडीशन में 1 डायरेक्शन लेके भी सवाल सॉल्व हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति पटरी पर चल रहा है तो फिर उसको आगे पीछे दोनों देखना होगा, क्योंकि पटरी कहेगा ना कि पटरी के समांतर चल रही है तो सिर्फ आगे वाला दूरी लीजिएगा। अब पटरी पर चल रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आगे पीछे दोनों। अगर मैं 400 मीटर मेरी विजिबिलिटी है, इसका मतलब मैं आगे जब चल रहा था तो हमेशा मैं पीछे भी देख रहा हूं और आगे भी देख रहा हूं, कहीं ट्रेन तो नहीं आ रहा है। अगर पीछे देखूं तो 400 मीटर देखूं, आगे भी देखूं तो 400 मीटर देखूं। अब बताओ दोस्त, हम जा रहे हैं। अब ड्राइवर की विजिबिलिटी और मेरी विजिबिलिटी इस समय सेम मानना पड़ेगा। ड्राइवर वहां से मुझे देखा होगा तो हॉर्न बजाया होगा, और जैसे ही हॉर्न बजाया होगा तो मेरी नजर भी तत्क्षण पीछे हुआ होगा। तो मैं पहली झलक में 400 मीटर पीछे ट्रेन को देखा और उसके बाद मैं पटरी पर से उतर गया और मैं चलने लगा। तो देखा कि केवल 3 मिनट के अंदर वो ट्रेन आई भी, मुझे पार भी कर गई और इतना दूर निकल गई कि मेरी आंख से ओझल हो गई। इसका मतलब क्या है, 400 मीटर आया होगा और जब तक उसका पिछला डब्बा हमसे 400 मीटर दूर नहीं चल गया होगा तब तक हम उसको देख पाए होंगे। और ओझल होने का मतलब 400 से बाहर चला जाना। 400 इधर और 400 आगे, और ट्रेन जब हमको पार कर रही होगी तो उस समय वो अपने आप को पार कर रही होगी। और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो 400 और 200 और 400 कितना, 1000। सीधे सीधे कहिए, ए गुरुजी ये 400 मीटर आदमी को पार किया तो ट्रेन अपनी लंबाई पार किया, उसके बाद यहां से फिर वो 400। इसका मतलब टोटल दूरी कितना, अरे टोटल दूरी कितना, 1000 मीटर। आदमी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की चाल नहीं जानते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। आप ही बताइए इस सारी की सारी 1000 मीटर की दूरी कितना देर में ट्रेवल हुआ है, 3 मिनट में। तो चाल निकालो, चाल बराबर क्या होगा, दूरी और बटा 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड।
किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही सॉल्व करोगे, ये दोस्त मेरे 0 से 0 गया, 18 से 18 गया, अब 5 से काटेंगे 20, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन एक ही, दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाएगा, ट्रेन x से, व्यक्ति 4 से, तो चाल काम करेगा x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर 16, x बराबर 24 किलोमीटर पर आवर। यही है ट्रेन की चाल। हाँ, एक डायरेक्शन में देखेंगे तो 16 आएगा। हमने क्या बोला कि वो कंडीशन विशेष होगा, ठीक है। आप देखिएगा कि ऑप्शन में अगर 16 है तो 24 नहीं होगा, ठीक है। नहीं, मतलब इसमें दोनों है, वो हम किए हुए हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम में देखिएगा कि जब क्लियर रहेगा तो पर्सन पटरी के पैरेलल चल रहा है तो सिर्फ आगे वाला डिस्टेंस लीजिएगा, खुद को पार करने वाला और आगे वाला, यानी 600 मीटर। तो 600 मीटर जैसे ही लीजिएगा, 600 बटे 18, 18 बटा 5 कीजिएगा, आंसर 16 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहे हैं? अरे बोलिए ना भाई, हाँ या ना। हाँ, सर नहीं, गुरुजी या मास्टर जी, ध्यान दो। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी यानी बी हो गया 90, AB का मान 3, BC का मान 4, AC का मान 5, BN भुजा AC पर लंब है, तो AN अनुपात NC क्या होगा? ये देखो, ये है एक समकोण त्रिभुज मेरे दोस्त, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। पहली बात यहां सुनो, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। असमकोण त्रिभुज में B है 90, ये रहा A और ये रहा C, ठीक। अब देखो क्या है कि BN लंब AC, तो BN लंब AC, ओके। हमें कहा AB का मान 3 है, BC का मान 4 और इस AC का मान 5। तो बताओ गुरुजी AN अनुपात NC क्या होगा? मेरी बात सुनो भाई, AN अनुपात NC जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, खत्म है, लास्ट क्वेश्चन है। AN अनुपात NC, इसके लिए सुनो, ई दोनों में रिलेशन, लंब आधार में रिलेशन, कर्ण के टुकड़े में रिलेशन, बेहतरीन रिलेशन है। लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के टुकड़े का रेशियो, AN अनुपात NC। इस रेशियो को क्लियर रखना, इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर बराबर इतना बटा इतना, ठीक है। बोलो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर AN बटा NC। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हो गया कि नहीं हो गया? उसको ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई भाई, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? वही बड़ा वाला ना? अच्छा ठीक है, समय बर्बाद मत करो, घर जाओ, आप घर जाइए। और ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है, अभी से ठीक 1.5 घंटे के बाद आपके सामने इसका तीनों वर्जन होगा। तीनों वर्जन समझे? ग्रुप डी 2018 में 3 क्वेश्चन आया था, इतना बड़ा बड़ा, अब तीनों का हम अभी डाल दूंगा। क्लियर है? देख लेना। अरे ताली पार रहा है ताली नहीं पारना है, ठीक है। चलो थैंक यू, जाइए जल्दी से, तेजी में। वेरी गुड, सभी लोग जाइए, अभी देख लीजिए उस सॉल्यूशन को, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा एक बार। सॉल्यूशन देख लेगा कि नहीं देखेगा? देख लेगा ना जी, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ना है, कोई भी ऐसा कमजोर हो तो बताइए, उसको पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यूनिट डिजिट, अच्छा ठीक, डाल देंगे। नंबर ऑफ 0, अच्छा ठीक ठीक। अब क्या करें, संयोग कुछ ऐसा बना कि वार्तालाप आगे बढ़ गया, और इस सब में जानते हैं तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है।